तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए, आवाज आ रही, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम लोग प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां पर करते हैं और उसी कड़ी में आज का भी एपिसोड यह संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। महाभाष्य दीपिका और वाक्य पदीय किसकी रचना है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा इन दोनों रचनाओं के विषय में। कल हम लोगों ने यहां तक चर्चा कर लिया था और बहुत बढ़िया से मैंने सारी चीजें आपको यहां पर बताई थी। फिर भी साथी जो नहीं जुड़े थे या जिनको नहीं मालूम है वो जवाब देंगे। महाभाष्य दीपिका और वाक्य पदीय किसकी रचना है? चलिए, तो मैंने आपको कल यह बताया था कि एक परंपरा रही है। क्या रही है? एक परंपरा रही है और उस परंपरा में लोगों ने टीकाएं लिखी। क्या लिखा? टीकाएं लिखी। उसी टीका के आधार पर ही बहुत सारे सवाल आपके यहां पूछे जाते हैं। तो आज का भी जो एपिसोड है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आज उस टीका वाले पोर्शन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे। तो कल हमने यहीं तक पढ़ा था और हमने एक क्रम भी लिखा था कि प्रमुख जो टीकाएं हैं वो किसके किसके द्वारा लिखी गई। तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी गई। अष्टाध्यायी पर टीका लिखी गई जिस टीका का नाम है काशिका। जयादित्य और वामन ने उस पर टीका लिखा था। जयादित्य और वामन ने काशिका नाम की टीका लिखी थी। और काशिका को स्पष्ट करने के लिए जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा। क्या लिखा? काशिका विवरण पंजिका। क्या लिखा? काशिका विवरण पंजिका। कल ही हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। काशिका विवरण पंजिका लिखा और इसी टीका का प्रचलित नाम जो है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जिसका प्रचलित नाम है वो क्या है साथियों? इसका प्रचलित नाम है न्यास। और इसी को ध्यान में रखते हुए तंत्र प्रदीप नामक टीका लिखी गई। कौन सी टीका लिखी गई? तंत्र प्रदीप नामक टीका लिखी गई काशिका विवरण पंजिका के आधार पर उसको। और फिर तंत्र प्रदीप को स्पष्ट करने के लिए उद्योतन टीका लिखी गई। कौन सी टीका लिखी गई? उद्योतन टीका लिखी गई। और उद्योतन टीका किसने लिखा था? नंदन मिश्र ने लिखा। और प्रभा और आलोक नाम से दो लिखी गई तंत्र प्रदीप पर। क्या लिखी गई? प्रभा और आलोक। प्रभा और आलोक, यह भी क्या है? आपके तंत्र प्रदीप पर लिखी गई टीकाएं हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक वंश परंपरा बन गई। अब यहां पूछा है कि वाक्य पदीय या महाभाष्य दीपिका और वाक्य पदीय किसकी रचनाएं हैं, इस तरीके से देखना है। तो वाक्य पदीय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाक्य पदीय जो रचना है यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यह रचना किसके द्वारा की गई? तो हां, यह हो गया है। किसके द्वारा की गई थी? तो यह भर्तृहरि के द्वारा की गई थी। भर्तृहरि के द्वारा। अगला सवाल, प्रदीप नाम से महाभाष्य की टीका किसने लिखी है? प्रदीप के नाम से महाभाष्य की टीका किसने लिखी है? तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था प्रदीप के नाम से।
प्रदीप के नाम से महाभाष्य की टीका किसने लिखी थी? कल ही हम लोगों ने बात किया था 11वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में, जिनको हम कैयट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैयट के नाम से जानते हैं। और इन्होंने महाभाष्य दीपिका या प्रदीपिका का निर्माण किया। कैयट के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आप सबको होनी चाहिए कि कैयट कौन थे। कैयट जो हैं पतंजलि व्याकरण भाष्य प्रदीप नामक टीका के रचयिता हैं और इन्होंने देवी शतक की व्याख्या भी किया था। क्या किया था? देवी शतक की इन्होंने व्याख्या भी किया था। किसने? कैयट ने। संस्कृत व्याकरण से इनका संबंध है। कश्मीर के निवासी थे। कहां के निवासी थे? कश्मीर के ये निवासी थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का इसमें अच्छा दार्शनिक विवेचन हुआ है। तो इसमें स्फोटवाद का दार्शनिक विवेचन भी इनके द्वारा किया गया है। कश्मीर के निवासी थे। कौमुदी परंपरा के व्याकरण ग्रंथ नहीं हैं। कौमुदी परंपरा के व्याकरण ग्रंथ अब यहां देखिए, भट्टोजी दीक्षित, यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। संस्कृत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत कौमुदी। यह भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। इसका पूरा नाम क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। यह भी पूछा जा सकता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यह ध्यान रखिएगा कि भट्टोजी दीक्षित ने कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना किया था। किसके आधार पर? कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की उन्होंने रचना किया था। और इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा टीका भी लिखा है। क्या लिखा है? प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा है। यानी कौमुदी इसका आधार ग्रंथ था, कौमुदी, उसी पर सिद्धांत कौमुदी लिखा गया। और सिद्धांत कौमुदी को स्पष्ट करने के लिए प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी जाती है। अब भट्टोदिच के शिष्य कौन थे? वरदराज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी भट्टो दीक्षित के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? वरदराज था। इनके शिष्य का नाम क्या था? वरदराज था। तो जो इनके शिष्य हैं इन्होंने भी कुछ लिखा होगा। तो इनके शिष्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। किसकी रचना की? लघु सिद्धांत कौमुदी की। अब ज्यादातर लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं बीए में, तो बीए फर्स्ट ईयर में लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वह देखने के लिए मिलती है। और उसके रचनाकार कौन है? वरदराज हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए यहां पर कि लघु सिद्धांत कौमुदी की बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई। बहुत सारी
टीकाएं भी लिखी गई, वो भी हमको याद रखना है कि कौन कौन सी। अब ये तो क्लियर है कि हेमचंद्र नहीं होंगे, ये ऑप्शन सही है, लेकिन और हम देख लेते हैं। बाल मनोरमा टीका, बाल मनोरमा टीका। अब यह टीका किस पर लिखी गई? तो सिद्धांत कौमुदी पर लिखा गया, वासुदेव दीक्षित ने लिखा। किसने लिखा? वासुदेव दीक्षित ने लिखा। टीका किस पर लिखा? सिद्धांत कौमुदी पर जो टीका लिखी गई, बाल मनोरमा टीका लिखी गई। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से पूछा जाएगा प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा टीका किसने लिखा? तो प्रौढ़ मनोरमा टीका स्वयं जो है भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। बड़ी डी करेंगे। भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा है। इसी तरीके से तत्वबोधिनी एक टीका लिखी गई। क्या लिखी गई? तत्वबोधिनी टीका लिखी गई। और तत्वबोधिनी टीका किसने लिखा है? ज्ञानेंद्र सरस्वती ने। किसने लिखा? तो ज्ञानेंद्र सरस्वती ने लिखा। यह इनकी टीका किस पर आधारित है? तो ज्ञानेंद्र सरस्वती की जो टीका है यह भी सिद्धांत कौमुदी पर आधारित है। तो यहां जो सवाल पूछेगा कि भाई ये बताइए कि इनमें से किसने कौन सी टीका लिखी है, कौन सी टीका लिखी है? तो सिद्धांत कौमुदी पर ये सारी टीकाएं लिखी गई। सिद्धांत कौमुदी पर 3 टीकाएं मिलती हैं महत्वपूर्ण, जिसमें बाल मनोरमा टीका, प्रौढ़ मनोरमा टीका, तत्वबोधिनी टीका, ये सारी टीकाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से नागेश भट्ट का नाम देखते हैं। नागेश भट्ट का नाम देखते हैं तो नागेश भट्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। इनका 2 नाम मिलता है, नागेश भट्ट भी मिलता है और नागेजी भट्ट भी मिलता है। नागोजी 2 नाम मिलता है। तो या तो नागेश भट्ट मिलता है या नागोजी भट्ट भी नाम इनका मिलता है। नागेश भट्ट और नागोजी भट्ट दोनों नाम मिलता है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में इनका जन्म हुआ। शिव भट्ट और सती के ये पुत्र थे और भट्टोजी दीक्षित इनके दादा थे। तो यानी परिवार की ही बात है। वरदराज इनके शिष्य थे और नागेश भट्ट कौन थे? भट्टोजी के नाती थे, यानी भट्टोजी दीक्षित इनके कौन थे? दादा थे। महाराष्ट्र के ये एक ब्राह्मण है यह भी, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। कुमलिया नंद रसाधारा काव्यशास्त्र पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और इन्होंने परिभाषेदु शेखर रचना लिखा है। क्या लिखा है? परिभाषेन्दु शेखर। अब जो मुख्य रचना इनकी है परिभाषेन्दु शेखर है, यह ग्रंथ किस पर आधारित है? तो यह ग्रंथ इनके व्याकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह ग्रंथ इनके व्याकरण पर आधारित है। और इन्होंने स्मारिकाकृत सिद्धांत कौमुदी भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? सिद्धांत कौमुदी लिखा है। तो अब यहां हेमचंद्र को अगर हम ले लें तो हेमचंद्र ने प्राकृत का जो भी लिखा है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल जो हैं वह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये चीजें हैं वह जुड़ रही हैं एक दूसरे से। वरदराज के गुरु का क्या नाम था? वरदराज के गुरु का नाम क्या था? अभी भी हम लोगों ने देखा था। तो भट्टोजी दीक्षित के वरदराज के गुरु का नाम क्या था? भट्टोजी दीक्षित था।
अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं वरदराज ने? बहुत सारी रचनाएं नहीं है, कम रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। इन्होंने क्या लिखा है? मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये दो रचनाएं तो सीधे कौमुदी से हो रही हैं। और एक रचना इन्होंने लिखा सार कौमुदी। तो ये तीन रचनाएं जो इनकी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब यह जो लोग हैं इन सबको नव्य व्याकरण के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? नव्य व्याकरण के अंतर्गत। और इसके पहले जो लोग थे, यानी जैसे हमने त्रिमुनि देखा था, किसको देखा था? त्रिमुनि देखा था। त्रिमुनि में हमने एक तो जो स्वयं रचनाकार है अष्टाध्यायी के, पाणिनि को देखा, दूसरे कात्यायन जिन्होंने उस पर वार्तिक लिखा, और तीसरे उन्होंने जिस पे महाभाष्य लिखा पतंजलि। तो मुनि त्रय हो गए, त्रिमुनि हो गए। तो ये उसके बाद जो व्याकरण ग्रंथ पे चर्चा करने वाले लोग आए, उनको हम नव्य व्याकरण के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट इत्यादि का नाम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो अभी अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज। किसने अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को 14 प्रकरणों में विभक्त किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। अष्टाध्यायी के 14 सूत्र थे, आयुर्णम से शुरू होता था। 14 सूत्रों को मैंने इसकी चर्चा भी किया था। जो संस्कृत वाले लोग हैं वो बताएं। बहुत सारे लोग इसमें संस्कृत के भी हैं, वो जवाब दें। 43 का सी, 43 का ए, और सी भी जवाब लोग दे रहे हैं। हाँ, तो भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराज, हेमचंद्र। वरदराज ने ए, सी भी जवाब मिल रहा है, भट्टोजी दीक्षित ने। चलिए, संस्कृत वाले कहां गए भाई? नहीं पता? चलिए छोड़िए सवाल को। सिद्धांत कौमुदी शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी के सूत्रों पर टीका किसकी रचना है? शब्द कौस्तुभ काफी महत्वपूर्ण रचना है।
देखिए शब्द कौस्तुभ की बात करें तो यह पतंजलि के महाभाष्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभाष्य पर है शब्द कौस्तुभ जो है, और यह भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई रचना है 17वीं शताब्दी में। और भट्टोजी दीक्षित ने 4 महत्वपूर्ण बड़े व्याकरण ग्रंथ लिखे, उनमें से एक यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या किसने की है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था प्रौढ़ मनोरमा। अब देखिए प्रौढ़ मनोरमा जो है इसके विषय में अभी अगर यह सवाल गलत हुआ प्रौढ़ मनोरमा बताइएगा। अभी अभी हम लोगों ने यह सवाल किया था 45 का सी भट्टोजी दीक्षित। उद्योत लघु शब्देन्दु शेखर किसकी रचना है? अभी इसको भी हम लोगों ने देखा था, तुरंत ही देखा था, शब्देन्दु शेखर। बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा, अत्याध्याय के 1400 तो विभाजन पाणिनि ने किया तो वो तो अलग है। अब यहां जो राइट आंसर होगा वह लघु शब्देन्दु शेखर उद्योत। एकदम से आपका दिमाग नहीं चल रहा है, पीछे चलिए, मैंने आज ही बताया है। मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत, सार सिद्धांत मैंने बताया ही है। यहां पर देखिए परिभाषेन्दु शेखर भी मैंने बताया, नागोजी भट्ट के द्वारा था, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो यानी नागेश भट्ट या नागोजी भट्ट दोनों के नाम से है ये, यानी जो लिखा रहा हूं सब भूल जा रहे हैं आप सब। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए प्राकृत प्रकाश जो है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। किसने लिखा है? तो यह वररुचि ने लिखा है। परिभाषेन्दु शेखर ये हम लोग देख ही चुके हैं। प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद या अध्याय हैं? में कितने अध्याय हैं? अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, तो यहां पर इसको परिच्छेद कहा गया है और इसमें कुल परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? तो प्राकृत प्रकाश में कुल परिच्छेदों की संख्या जो है वह 12 परिच्छेद हैं। मंजूषा स्फोटवाद किसकी रचना है?
अभी भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। मंजूषा स्फोटवाद किसकी रचना है? तो यह भी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। 1730 से 1810, 1730 से 1810 का जो समय है वह नागेश भट्ट का है। और इन्हें किस प्रकार का वैयाकरण कहा जाएगा? तो इन्हें साथियों नव्य वैयाकरण कहा जाएगा। नव्य वैयाकरण पूछा जाएगा किसमें से नव्य वैयाकरण कौन सा है? तो नव्य वैयाकरण में नागेश भट्ट का नाम आता है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे ये, और ये प्रयाग के पास श्रृंगबेरपुर राजा राम सिंह के आश्रयदाता भी थे। तो ठीक है, राम सिंह, राम सिंह श्रृंगवेरपुर के आश्रय दाता वैयाकरण थे। बाल शर्मा इनके एक प्रौढ़ शिष्य थे। क्या नाम था उनका? बाल शर्मा इनके शिष्य थे। किसके? नागेश भट्ट के। अब एक बार इनकी रचनाओं को मैं यहां लिखा देता हूं, क्योंकि बार बार इनकी रचनाओं को लेकर क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। हां, क्वेश्चन अंदर से ही पूछा जाता है। अगर आप देखें तो व्याकरण पर जो प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी 2021 का हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, तो उसमें टीकाएं पूछी जा रही हैं और प्रमुख ग्रंथ भी पूछे जा रहे हैं। पेपर आप उठा के देख लीजिए तो आपको अपने आप लग जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, करवा रहा हूं, वह अतिरिक्त नहीं करवा रहा हूं। इस प्रकार का पैटर्न बन गया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक बार हम नागेश भट्ट की देख लेते हैं। रसमंजरी, टीका, लघु शब्देन्दु शेखर, शब्देन्दु शेखर, यह भी कई बार पूछी गई है। बृहच्छ शब्द संदेव शेखर, बृहच्छ शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब में शेखर लगा दिया है। मंजूषा, लघु मंजूषा, परमल और स्फोटवाद, महाभाष्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। ये जो रचनाएं हैं यह सब उनकी हैं, और इसे आप याद रखेंगे किसकी? नागेश भट्ट की। इन्होंने रसमंजरी पर भी टीका लिखा है। ध्यान रखिएगा, भानुदत्त की एक रचना है रसमंजरी। भानुदत्त की रचना रसमंजरी पर भी इन्होंने टीका लिखा है। तो यह टीका भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, ये वाला जो सवाल का वो था वो खत्म हो गया। एक मिनट रुके रहिए, मैं फटाक से जो अगला
पीडीएफ है वो ऐड करता हूं, जाना नहीं है छोड़ के। अगला जो पीडीएफ है उसको ऐड करता हूं। आप लोग जाइएगा मत, इसमें कुछ और सवाल हैं तो उसका अगला जो पीडीएफ है उसको ऐड कर रहा हूं। ध्यान नहीं था क्योंकि 9 बजे तक पब्लिक क्लास होती रहती है, ऐप पे क्लास थी जिसकी वजह से ये मैं ऐड नहीं कर पाया था। तो अगला पीडीएफ मैं इसमें ऐड कर रहा हूं जिसमें भाषा के कुछ और सवाल हैं। हाँ, जिसको जाना है वो जा भी सकता है, उसको हम कितना देर तक रोक सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिल गया। हाँ, अगर आप लोगों को स्वतंत्रता बैच से जुड़ना है तो आप लोग व्हाट्सएप करके स्वतंत्रता बैच से हमारे जुड़ सकते हैं। और स्वतंत्रता बैच से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हमारे नंबर पर। नंबर हमारा है 9628 95 92 37। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सवाल शुरू हो गया है। सबसे पहला सवाल है, हेमचंद की रचना शब्दानुशासन में कुल कितने अध्याय हैं? हेमचंद की रचना शब्दानुशासन में कुल कितने अध्याय हैं? बताएं। शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो शब्दानुशासन जो रचना है वह हेमचंद्र की है। और यह क्या है? एक वैयाकरण है। क्या है ये? वैयाकरण है। अब शब्दानुशासन जो इनका ग्रंथ है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस एक का यहां लोग 8 ऑप्शन में जवाब दे रहे हैं, देख लेते हैं। इसमें अध्याय का जो आधार बनाया गया, वर्ण, पद, वाक्य, यानी जो उसकी छोटे छोटे खंड हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस व्याकरण ग्रंथ को बनाया गया। अब यहां जो सवाल है कि हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन में कुल कितने अध्याय हैं? ध्यान रखिएगा, पूर्वार्ध भाग में इसमें कुल 7 अध्याय हैं। क्या है? पूर्वार्ध भाग में इसमें 7 अध्याय हैं। और जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में क्या किया गया है? वर्ण पर विचार किया गया है। दूसरे में शब्द पर विचार किया गया है। पद, हिंदी की विभक्तियां, पद, हिंदी की विभक्तियां,
और प्रत्यय पर विचार किया गया है। तीसरे में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग व्यवस्था आदि का विश्लेषण है। चौथा अध्याय जो है उसमें इन्होंने अव्यय का वर्णन किया है। अव्यय के साथ साथ उपसर्ग, परसर्ग पर विचार किया गया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो ग्रंथ है यह कई बार पूछा गया है। शब्दानुशासन जो है यह ग्रंथ कहां कहां प्राप्त होता है, यह ग्रंथ कहां कहां प्राप्त होता है, यानी कई ऐसे संग्रहालय हैं जहां पर यह प्राप्त होता है। बर्लिन तक में इसकी हस्तलिखित प्राप्त जो प्रति है वह प्राप्त होती है। और एक मजेदार बात, शब्दानुशासन से मिलता जुलता नाम ही एक मिलता है, हिंदी शब्दानुशासन के नाम से। अब इसमें और इसमें केवल हिंदी का अंतर है, एक जगह हिंदी मिलती है और एक जगह हिंदी नहीं मिलती है। सवाल जो पूछा जाता है कि हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो अगर हिंदी लगा देगा तो आप ऐसे याद रखेंगे किशोरी। किशोरियों को क्या कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोला मत करो, अनुशासन में रहा करो, बहुत ज्यादा बोला मत करो, अनुशासन में ही रहा करो। इस प्रकार से तो किशोरी से आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं हिंदी में जो लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? क्या है प्राकृत सर्वस्व? प्राकृत सर्वस्व जो है यह किस प्रकार का है? तो यह भी एक व्याकरण ग्रंथ है। अब अगर आप टीजीटी 2021 को ही टारगेट मान लें तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू आपको व्याकरण ग्रंथ से देखने के लिए मिले हैं। तो यह ग्रंथ प्राकृत सर्वस्व किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें विभाषा अपभ्रंश भाषाओं का भेदोपभेद किया गया है। ठीक है, विभाषा और अपभ्रंश भाषा का इसमें भेदोपभेद किया गया है। मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया प्राकृत सर्वस्व में। किसने प्राकृत को भाषा विभाषा अपभ्रंश भागों में विभाजित किया? किसने प्राकृत को भाषा विभाषा और अपभ्रंश में विभाजित किया? प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेमचंद्र, पतंजलि, पाणिनि या फिर मार्कंडेय? किसने प्राकृत को भाषा विभाषा अपभ्रंश भागों में विभाजित किया? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था मार्कंडेय को। किसको देखा था? मार्कंडेय को। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे।
विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? यह सवाल तो सभी लोग जवाब दे ही देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब अगर पूरे विश्व को एक माने तो हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में, एक को हमने क्या कहा? यूरोप, एशिया, यूरेशिया। एक को हमने क्या कहा? अफ्रीका के आधार पर अफ्रीकी भूखंड। और एक को हमने क्या कहा? प्रशांत महासागर के आधार पर प्रशांत महासागरीय भूखंड। और एक को हमने क्या कहा? अमेरिका के आधार पर अमरीकी भूखंड। इस आधार पर हमने पूरे धरती को 4 भूखंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक भूखंडों को हमने क्या किया? उनके भाषा परिवारों के आधार पर विभाजित कर दिया। तो कुल भाषा परिवारों को अगर जोड़ ले तो उनकी संख्या 18 हो जाती है। और सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो अपना वाला है, यानी यूरोप और एशिया वाला जो है, इसमें कुल 10 भाषा परिवार हैं, लेकिन इसमें भी कई बार 10+2 यानी कि 12 भी आ जाता है परीक्षा में। लेकिन 10 भाषा परिवार जो है हमारे इसमें मुख्य हैं, जो कहां पर आते हैं? जो भारोपीय परिवार या जो भारोपीय परिवार जैसे परिवार हैं, वह हमारे किस खंड में आएंगे? यूरोप और एशिया भूखंड में आ जाते हैं, यानी उसको हम क्या कहेंगे? यूरेशिया भूखंड कह देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है परिवार के आधार पर जो इनका वर्गीकरण होता है, तो 2 आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है कि शतम और केंतुम के आधार पर। किस आधार पर? शतम और केंतुम। मैंने 1000 बार आपको यह बताया होगा कि शतम केंतुम ये किस भाषा का शब्द है। बहुत बार मैंने आपको बताया होगा कि शतम किस भाषा का शब्द है। ध्यान से समझिएगा, शतम और शतम। अब अगर यह संस्कृत वाला सा रहेगा, यानी कि दंत्य तालव्य सा रहेगा, तो यह संस्कृत में जाएगा। और यह शतम रहेगा तो यह हमारा अवेस्ता में जाएगा। ठीक है, और अगर ये केंतुम रहेगा तो ये हमारा कहां पर जाएगा? लैटिन भाषा में जाएगा। किसमें जाएगा? लैटिन भाषा में जाएगा। लेकिन आज का सबसे विस्फोटक सवाल आपसे पूछेंगे, आज का सबसे विस्फोटक सवाल आप लोगों से पूछेंगे, बताइएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि फ्रांसीसी भाषा शतम वर्ग में आएगी या केंतुम वर्ग में आएगी। मैं पूछूं कि भाई चलो बता दो, शतम जो है यह किसके अंतर्गत आएगा? शतम जो है यह किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो आप क्या जवाब देंगे? भाषा परिवारों का वर्गीकरण कराते समय मैंने यह आपको लिखाया है, फटाफट बता दीजिए। सब भूल गए? तो मेरे पढ़ाने का और यह सारी चीज कराने का क्या मतलब है, बताइए। शतम वर्ग की भाषा अगर पूछे तो मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से याद कराई थी। शतम, अब जो पूछ रहा हूं वो बताओ ना यार।
जहां पर 100 की गिनती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वह शतम वर्ग में आती है। नहीं बताएंगे, चलिए छोड़िए, कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, हद है। पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग नकल करके जवाब नहीं दे सकते हो यार, तो क्या मतलब निकला मेरे भाई पढ़ाने का मेरे। हां, अगर आप सबको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं याद रह रही हैं कि फ्रांसीसी अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे, तो आपके पास जवाब ही नहीं है। क्या मतलब निकला हमारे पढ़ाने का। नकल कर लो तब भी मिल जाएगा। विश्व की सभी भाषा परिवारों को कितने भंडों में बांटा गया है। अब यहां ध्यान से देखिए कि ऑप्शंस आपके कितने हैं, 8, 5, 9 या फिर 11। कितने परिवारों में, कितने भूखंडों में इनको बांटा गया है। तो अब इसमें जो ऑप्शंस हैं वो नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है। नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो नहीं है, यानी यहां पर 5 सही होगा। आर्यों का निवास स्थान किसने हिमालय माना है। आर्य से आर्य भाषा आती है, तो आर्यों का निवास स्थान किसने हिमालय माना है। तो यहां पर संपूर्णानंद, गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र दास, स्वामी दयानंद। देखिए थोड़े सवाल कठिन तो हैं निश्चित तौर पर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना, तिब्बत को कि मूल निवास स्थान माना। मैक्स मूलर मध्य एशिया बताता है। अविनाश चंद्र दास जो हैं, इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को माना। किसको माना। सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का स्थान माना। गंगाधर झा या गंगानाथ झा, इन्होंने ब्रह्म ऋषि देश को माना। किसको माना। ब्रह्म ऋषि देश को माना। और यहां पर संपूर्णानंद हैं, संपूर्णानंद ने निवास स्थान उनका हिमालय पर माना है। किसने आर्यों का निवास स्थान त्रिविष्टय माना। अभी भी मैंने चर्चा किया था, यानी उसका नाम क्या है, तिब्बत है। किसने माना, तिब्बत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है। किसने आर्यों का निवास स्थान भारत को माना है। निवास स्थान भारत को माना। अब इसमें संपूर्णानंद, गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र दास, ये भी हो चुके, ये भी हो चुके, ये भी हो चुके। गंगानाथ झा और बाल गंगाधर तिलक, ऐसे दो नाम थे। बाल गंगाधर तिलक ऐसे नाम थे जिन्होंने इनका निवास स्थान कहां माना, भारत में माना। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थीं। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थीं। यह सवाल गलत नहीं होना चाहिए। वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थीं। अब जैसे यहां पर सवाल जो पूछा जाएगा कि
वैदिक संस्कृत में मूल ध्वनियां कितनी थी? वैदिक संस्कृत में मूल ध्वनियां कितनी थी यह भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर मूल ध्वनियों की बात करेंगे तो मूल ध्वनियां वहां थी 9। वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने थे? तो संयुक्त स्वरों की संख्या थी 4। वैदिक संस्कृत में अर्ध स्वर कितने थे? तो वैदिक संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और उसी को अंतस्थ भी कहा जाता था, यानी य, र, ल और व। इन्हीं चारों में से या और व को क्या माना जाता है? या और व को माना जाता है यह दोनों हिंदी के अर्धस्वर हैं। क्या है ये? हिंदी के अर्धस्वर हैं। पूछा जाएगा हिंदी के अर्धस्वर कौन से हैं और संस्कृत के अर्धस्वर कौन से हैं। तो संस्कृत में अर्धस्वर पूछेगा तो संख्या 4 हो जाएगी, य, र, ल, व हो जाएगा। इसी तरीके से पूछेगा वैदिक संस्कृत में ऊष्म संघर्षी स्वर कितने थे? वैदिक संस्कृत में ऊष्म संघर्षी व्यंजन कुल कितने थे या वर्ण कुल कितने थे? तो अगर यह पूछेगा तो आप बताएंगे कुल 7 ऐसे वर्ण हैं जिनको हम ऊष्म संघर्षी वर्ण के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जिसमें श, स, स, ह, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, तो ये जो वर्ण हैं इनको हम किसमें रखते हैं? ऊष्म संघर्षी वर्णों के अंतर्गत रखते हो। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज और यहां समझने वाली है कि टा वर्ग में वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थीं? टा वर्ग में कुल ध्वनियां कितनी थीं? इसका जो सही जवाब देगा यह समझेंगे कि थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। वैदिक संस्कृत में टा वर्ग में कुल कितनी ध्वनियां थीं? वैदिक संस्कृत में टा वर्ग में कितनी ध्वनियां थीं? हां, एकदम सही बात है। तो इसमें ध्वनियों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7 थी। अब 7 का मतलब क्या हो गया? तो इसमें 2 नई ध्वनियां थीं। कौन कौन सी? यह 2 नई ध्वनियां थीं, यानी ड के बाद ये और ढ के बाद ये ध्वनि वैदिक संस्कृत में हमें मिलती है। अब यहां पर वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा? तो यहां पर वैदिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या अगर पूछेगा साथियों तो 13, यानी ऑप्शन इसमें नहीं है, कुल 52 ध्वनियां थी। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां थी। तो इसमें यह कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। लौकिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थी? लौकिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थी? बताइए। लौकिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी थी? लौकिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी थी? 52 थी लौकिक संस्कृत में।
नहीं, 48। लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी थी? 48 हो गई। ये सारा चीज पढ़ा लिखा चुका हूं यार, तब क्यों गलत कर रहे हो मेरे भाई? क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आया? या खोपड़ी में चीजें बैठ नहीं रही हैं, निकल जा रही हैं? अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कठिन चीज है, याद रखना है। तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, याद रहनी चाहिए। हाँ, तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों इसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी? अब जो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। तो लौकिक संस्कृत में 4 ध्वनियां जो है वह लुप्त हो जाती हैं। 4 ध्वनियां लुप्त हो जाती हैं, यानी कुल 52 ध्वनियों में से 4 ध्वनियां जब कम हो जाती हैं तो यह लौकिक में चला जाता है, यानी 48 में शिफ्ट हो जाता है। 4 ध्वनियां कौन सी हुई थी? तो एक ध्वनि जो मैंने आपको ये वाली लिखाई थी, जो ड के बदले आती थी, और एक ध्वनि ये बताई थी जो ढ के बदले आती थी। जिह्वा मूलीय और जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय, ये कुल 4 ध्वनियां कम हो जाती हैं और बाकी सारी ध्वनियां वही रहती हैं। यानी यहां पर भी लौकिक में भी स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? तो स्वरों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी 9 + 4 = 13। 9 स्वर, मूल स्वर, और 4 जो हमारे मिल जाते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। सप्त सैंधव का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सबसे पुराना वेद जो है, ठीक है, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, और उसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में या पंजाब प्रांत में लोग बताते हैं कि वहां पर उसकी रचना हुई थी। कालक्रम में कौन सबसे बाद में आएगा? कालक्रम में कौन सबसे बाद में आएगा? बताइए। अब हेमचंद्र की बात करें तो इनका समय 1088 से 1172, यानी 12वीं शताब्दी इनका समय माना जा सकता है। वरुरुचि का जो समय है वह निश्चित समय इनका मिलता नहीं है, लेकिन 6वीं शताब्दी के आसपास का समय इनका माना जा सकता है। पतंजलि जो हैं, ईसा पूर्व 2री शताब्दी इनका समय माना जाता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी इनका समय माना जाता है। पाणिनि का समय, पाणिनि तो सबसे पहले आएंगे, तो पाणिनि का जो समय है वह 4थी शताब्दी
ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। 50 लाइक पूरा करके जाइएगा। कल मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक दो सवाल इसमें छोड़े गए हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं आपको, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के नए बैच स्वतंत्रता से जुड़ना हो तो इस पे व्हाट्सएप करिएगा 9628959237 पर। सवाल अच्छे लगे हो तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।